हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उससे बहुत सहायता मिलेगी। वह विषय है देवनागरी लिपि का मानकीकरण, अर्थात देवनागरी लिपि का मानक रूप किस तरह से निर्धारित किया गया। अब बात आती है, जब लिपि के विषय में हम बात करते हैं मानक रूप की, तो लिपि के अनेक स्तर हैं और उन स्तर पर विषमता विद्यमान होती है। उस विषमता को दूर कर कर एक रूपता लाना, एक उसका रूप निश्चित करना, यह ही देवनागरी लिपि के अंतर्गत या किसी भी लिपि के अंतर्गत मानकीकरण के अंतर्गत आता है। अर्थात लिपि लिखने में जो विषमता है उस विषमता को दूर करके उसे एक जैसा बनाना, सबके लिए एक समान बनाना, यह किसी भी लिपि का मानकीकरण कहलाता है। लिपि के मानकीकरण के लिए कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, हम इस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। और देवनागरी लिपि क्योंकि हमारा विषय है तो हम उसी के उदाहरण से उसे समझेंगे। कोई भी जब लिपि होती है तो उस लिपि में एक ध्वनि को अंकित करने के लिए विविध लिपि चिन्ह काम में लिए जाते हैं। उनमें से किसी एक को मान्यता दे देना, यह उसका मानकीकरण होता है। जब हम देवनागरी लिपि की इस विषय में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर कुछ वर्ण इस तरह के हैं जो दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे अ वर्ण है, झ वर्ण है, ल वर्ण है, ध, भ और न। ये ऐसे वर्ण हैं जो देवनागरी लिपि में दो प्रकार से लिखे जाते हैं। हम यहाँ उसका जो मानक रूप माना गया है उस रूप को सामने रखते हैं और वह रूप हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अ, झ, ल, ध, भ और न का कौन सा रूप मान्य है। तो जो रूप हम दिखा रहे हैं, चार्ट में बता रहे हैं, वह रूप इनका मान्य है। दूसरी बात जब हम करते हैं तो ध्वनियों के उच्चारण में भी एक रूपता होना अति आवश्यक होता है। ध्वनि के उच्चारण में एक रूपता कैसे नहीं होती, उसके क्या कारण है, हमें थोड़ा उस पर भी ध्यान देना होगा। उसका कारण है क्षेत्रीय उच्चारण के कारण लोग अलग अलग ढंग से एक ही ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो उस ध्वनि में चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर कुछ भी उच्चारण करे, परंतु मानक स्तर पर उसका एक रूप होना चाहिए जो लिखित रूप के रूप में अपनाया जाना चाहिए। जैसे हम उदाहरण देखें देवनागरी लिपि के अंदर, तो पैसा एक शब्द है और इसी को अलग अलग क्षेत्रीय उच्चारण से पैसा, पायसा इत्यादि उच्चारण किए जाते हैं। तो इनमें से जो पैसा उच्चारण है वही सही उच्चारण है, बाकी और ठीक नहीं है तो उसका मानक रूप इस तरह से निर्धारित किया जाता है। वर्तनी की एक रूपता भी भाषा की शुद्धता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। यदि देवनागरी लिपि की दृष्टि से हम देखें तो इसमें ई, बड़ी ई, य में ई की मात्रा, ये प्रयोग कहाँ किए जाने चाहिए और कहाँ नहीं, इस संबंध में अक्सर व्यक्ति गलती करता है और पढ़े लिखे तक इसमें गलती कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि कहाँ पर सही प्रयोग करना चाहिए। आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं क्योंकि विद्यार्थी यहाँ बहुत गलती करते हैं। इस संबंध में भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है तो उसकी वर्तनी समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मानकीकरण की दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हम उन्हें यहाँ पर बिंदुवार समझेंगे। सबसे पहले जो बात है वह है कि ई कहाँ लगाई जाए, ई कहाँ लगाई जाए, ये कहाँ पर प्रयोग किए जाएं। तो बात आती है सबसे पहले कि संज्ञा शब्दों के अंत में जब इनमें से कोई वर्ण लगाया जाएगा तो वह बड़ी ई होता है। कई बार इसकी जगह
विद्यार्थी य के बड़ी की मात्रा लगाकर ई लगा देते हैं तो ये नहीं होगा, ई वहाँ पर आपको लगाना है। जैसे हम कुछ शब्द देखते हैं, मीठा से मिठाई बनता है, तो मिठाई जब होगा तो उसमें ई होगा, बाद में भलाई, बुराई, लड़ाई, पढ़ाई, खुदाई, इसमें कहीं पर भी य के बाद ई की मात्रा नहीं आएगी और केवल खड़ी जो बड़ी ई है वही यहाँ पर प्रयोग होगी। अब बात आती है कि ये के की मात्रा जो लगाते हैं ये प्रयोग कहाँ पर होते हैं। तो जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप के अंत में या आता है, हम वापस से उस चीज को देखते हैं। जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप के अंत में या आता है, उसके बहुवचन रूप को बनाते वक्त उसके बहुवचन रूप में हम ये कर देते हैं और स्त्रीलिंग रूप में ई हो जाता है। मतलब यदि या लास्ट में आ रहा है तो ये हो जाएगा और स्त्रीलिंग लगाएंगे तो य के ई की मात्रा वाला ई हो जाएगा। जैसे आया शब्द है, ये बहुवचन, ये पुल्लिंग की क्रिया है, तो इसमें हम जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आई कर देंगे और जब इसका हम बहुवचन करेंगे तो आए कर देंगे। और इसी तरह से गया, गई, गए शुद्ध रूप हो जाएगा। यहाँ पर हम ई नहीं लगाएंगे, ई लगेगा यहाँ पर, मतलब यह है तो उसका जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होगा याद रखना है, भूतकालिक क्रिया होना चाहिए और उस क्रिया में या लगा हुआ है तो ये या ई हो जाएगा। इसी तरह से जब हम तीसरी चीज देखते हैं तो वह है जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है। हमने ऊपर देखा था या आने वाली स्थिति, पर यदि वहां पर या के स्थान पर आ रहा है तो उनके बहुवचन रूपों में ए और स्त्रीलिंग रूपों में ई का प्रयोग उचित होता है। या आया था तो हमने ई किया था, ये किया था, पर यदि अंत में आ रहा है तो आ आने पर बहुवचन में हम ए कर देंगे और स्त्रीलिंग में ई कर देंगे। जैसे हुआ का हुए बहुवचन हो जाएगा और स्त्रीलिंग करेंगे तो हुई हो जाएगा। चौथा इसका प्रकार जब हम देखते हैं तो वह है विविध क्रियाओं और अवयवों में ए का प्रयोग ही उचित होता है। विधि क्रिया जहाँ पर हम प्रयोग करेंगे और या अवयव प्रयोग करेंगे वहाँ पर ए का प्रयोग हम करेंगे। जैसे चाहिए, दीजिए, लीजिए, कीजिए, पीजिए, इसीलिए या के लिए, इसी तरह के शब्द हैं। अगला बिंदु जब हम इसके लिए देखते हैं तो वह आता है कि वर्गों के पंचम अक्षर के बाद यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग ही हमें करना चाहिए। वर्ग का पंचम अक्षर मतलब पांचवा अक्षर, उसके बाद यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाता है तो वहाँ पर हमें अनुस्वार का प्रयोग ही करना चाहिए। जिसे वंदना, वह के बाद न आ रहा है, न का ही न पंचम वर्ण है और द उसी वर्ग का वर्ण है तो वंदना में अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। हिंदी इसी तरह का वर्ण है, उसमें हम अनुस्वार का प्रयोग करें। नंदन, चंदन, अंत इसी तरह के शब्द हैं। गंगा, इनमें हमें अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से अंग्रेजी के जिन शब्दों में ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके लिए हिंदी की देवनागरी लिपि में अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कॉलेज शब्द है, हम बिंदी नहीं लगाएंगे, केवल चंद्रमा ही ऊपर लगाएंगे। अगले बिंदु के रूप में जब हम इसमें देखते हैं तो संस्कृत के जो शब्द विसर्ग युक्त होते हैं यदि वे तत्सम रूप में हिंदी में लिखे गए हों तो विसर्ग सहित ही लिखे जाने चाहिए, किंतु यदि हम उन्हें तद्भव रूप में प्रयुक्त करते हैं तो बिना विसर्ग से भी काम चल सकता है। अर्थात उन्हें दोनों रूप में हम शुद्ध मानते, तत्सम रूप में वही रूप रहेगा। जैसे दुख
तो उसमें विसर्ग होगा, और यदि हम तद्भव रूप में लिख रहे हैं तो दुख, उसका हम विसर्ग हटा देंगे। इसी तरह से हम अगले बिंदु के रूप में देखते हैं एक शब्द भैया। हम बोलते हैं तो भ आधा य और या बोलते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये शब्द अशुद्ध है। भैया शब्द होता है, भ के ऐ की मात्रा आती है। गवैया गवैया होता है। इसी तरह से रुपैया रुपैया होना चाहिए। इस तरह से हमें उनकी शुद्ध और अशुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से हिंदी के जो संख्यावाची शब्द हैं उनकी वर्तनिका भी हिंदी निदेशालय दिल्ली के विद्वानों ने मानकीकरण किया है, और जो अशुद्ध रूप लिखे जाते थे उसके स्थान पर उसका शुद्ध रूप प्रचलित किया है। जैसे छः छः छह, तो उसकी जगह छह या छह शब्द प्रयोग हुआ है। 15, उसमें आधा न आएगा 15। 17, इसकी जगह 17। इस तरह से उन्होंने जो संख्यावाची शब्द है उनका भी रूप निश्चित किया है। इस तरह देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया गया है। हिंदी निदेशालय द्वारा मानकीकरण करते हुए जो ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा वाली बात आती है, उसके लिए भी उन्होंने ये निश्चय किया है कि जब किसी वर्ण के पहले आधा वर्ण आ रहा है और ई की मात्रा आती है तो वह ई की मात्रा उस आधे वर्ण के बाद ही लगेगी। इस तरह की बात उन्होंने कही है। यह है देवनागरी लिपि का मानकीकरण। आप वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी, और आशा है अब आप भाषा की अशुद्धि को दूर कर पाएंगे और शुद्ध